हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे अपने जो कि मैं आपको आने वाले सीटेट एग्जाम्स के लिए हिंदी पेडागोजी करवा रहा था, या फिर कोई भी आने वाला टेट एग्जाम जिसमें हिंदी पेडागोजी पूछी जा सकती है उसके लिए बहुत हेल्पफुल है, जिसके मैंने आपको इंपॉर्टेंट 3 चैप्टर तक करवा दिए थे। अगर आपने वीडियोज देखी होंगी तो आपको पता होगा, नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, वहां जाकर आप उन वीडियोज को देख सकते हो। ओके, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम उसके आगे वाले टॉपिक्स के बारे में आज बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डी के गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आज हमारा शिक्षा शास्त्र, जिसे आप हिंदी में बोलते हो, इस इंग्लिश में इसी को ही पेडागोजी बोला जाता है, जो कि ये पूरा का पूरा हिंदी पेडागोजी का सिलेबस है एनसीईआरटी बुक्स के अनुसार और आपकी सीटेट के सिलेबस के अनुसार, जिसमें हमने इसके शुरू के पहला चैप्टर भाषा अधिगम एवं अर्जन कर लिया था और दूसरा भाषा शिक्षण के सिद्धांत, ये 2 चैप्टर हमने कर लिए थे। तीसरा मैंने आपको बोला था ये 2 टॉपिक से मिलकर बना है, भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। तो भाषा के क्या कार्य होता है वो हमने कर लिया था। आज हम बात करेंगे कि भाषा के अंदर इसके विकास के लिए बोलने और सुनने की कितनी भूमिका है उसके बारे में। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक लिख लीजिए आप, भाषा विकास में बोलने और सुनने की भूमिका, जो कि हमने इसका नाम क्या रख दिया चैप्टर का, नंबर 4। क्यों? क्योंकि ये थर्ड का ही एक पार्ट है लेकिन उसके बाद का है, इसलिए हमने इसको 4th नाम दे दिया है। ओके, तो भाषा के क्या कार्य होते हैं और भाषा क्या होती है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। अगर वीडियोस देखी होगी तो पता होगा, नहीं देखी हो तो नीचे लिंक दे रखा है, वहां जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, ये उसका अगला पार्ट है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो बोलना और सुनना, ये 2 मुख्य के ऊपर फोकस रहेगा आज का चैप्टर, कि बोलना कितना इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ में सुनना कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को पता है भाषा में जो भी हम सीखते हैं उसमें पहला हमारा लिसनिंग यानी कि सुनना आता है, जिसे आप श्रवण भी बोलते हो। ओके, तो पहले हम सुनने के बारे में बात करेंगे और फिर बाद में बोलना आता है, तो बाद में हम बोलने की बात करेंगे। ओके, तो टॉपिक पहला लिख लीजिए, श्रवण क्षमता, यानी कि आप सुनने की क्षमता बोल सकते हो कि कौशल के विकास के लिए कौन कौन सी शिक्षण विधियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि विधि जो आप श्रवण, जो आप अपना सुनने की जो शक्ति है, सुनने का जो आपका बोल सकते हो एक तरीके से जो आपका दायित्व है या जो आपका लक्ष्य है, उसको आप बढ़ाओगे तभी तो आप भाषा के अंदर उसको विकास में ले पाओगे। ओके, तो आप अपने सुनने की जो शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए किस किस शिक्षण विधि या किन किन बोल सकते हो आप चरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो नीचे आपको मैंने लिख दिया उसका शाब्दिक अर्थ में कि आप इसको बढ़ाने के लिए अनेकों विधियां हैं और प्रवृत्तियां द्वारा बच्चों के श्रवण कौशलों को सुधारा जा सकता है। देखो, आपने बुक्स में पढ़ोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे अलग अलग, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट के बारे में बात करूँगा, जिसमें से आपकी ये कुछ शिक्षण विधियाँ मैंने आपके नीचे लिख रखी हैं, क्योंकि हमें वो पढ़ना है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। जैसे कि ये 3 आपकी इंपॉर्टेंट है, पहला कक्षा शिक्षण, दूसरा पाठ्य सहगामी क्रियाएं एवं गतिविधियां, और लास्ट अपना कक्षात्तर गतिविधियां। तो ये 3 आपकी इंपॉर्टेंट है जो कि आपके श्रवण क्षमता को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। ये तीनों क्या है, तीनों को एक एक करके अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो पहला लिख लीजिए कक्षा शिक्षण। तो कक्षा शिक्षण की बात करी जाए, यानी कि आपकी जो क्लास में रूम में टीचर पढ़ाने के लिए आया है, उसके क्या क्या मुख्य दायित्व हैं जिससे आपकी सुनने की जो क्षमता है और अच्छे से उसको शार्प किया जाए। ओके, तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कई बच्चे यहाँ पर कहते हैं कि सर अपनी क्लास का जो टाइम है ना उसको बढ़ाकर आधा घंटा कर लीजिए। देखो दोस्तों, आज को मैं बढ़ाकर आधा घंटा क्या, मैं 1 घंटा भी कर सकता हूँ, उससे हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो पढ़ाने का हमारा मतलब ये है कि एक टॉपिक एक बार में आपका क्लियर हो जाए, वो चाहे 10 मिनट में हो, चाहे 15 मिनट में हो, चाहे आधे घंटे में हो, चाहे 45 मिनट में। आपने देखा होगा कई मेरी वीडियोज होती हैं जो आधे घंटे से की भी ऊपर होती है, और कई वीडियोज हमारी जो होती है 15 मिनट से नीचे की भी होती है। तो हम टाइम के ऊपर फोकस नहीं करते, हम ये देखते हैं कि एक बार में आपका एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। वो कितनी देर में होए वो आप भी नहीं जानते और मैं भी नहीं जानता, जितनी देर में हो जाएगा उतनी देर में आपको मैं पढ़ा दूंगा। ओके, तो टाइम का कोई इशू नहीं है, जितना भी जिस प्रकार से होता है उतना ही मैं आपको वीडियो में टाइम देता हूं। फालतू ये आप समझ लीजिएगा कि मैं फालतू किसी भी प्रकार की कोई बातें नहीं करता, आपके काम की चीजें की बात करता हूं, क्योंकि देखो आपका टाइम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर केवल पढ़ने के लिए आए हो। ओके, तो आप टाइम की टेंशन मत लो। अब भले मैं टाइम इसको 1 घंटा कर दूं और आप
आपसे मैं बात ही करता रहूं तो वो सही नहीं रहेगा ना। इसलिए आप यहाँ पर बेशक पढ़ने आए हो और उसी पर हमारा मेन फोकस रहेगा। टाइम की टेंशन मत लो, टाइम आपका जिस प्रकार से आप जैसा होगा उसी प्रकार से रखा जाएगा। चाहे क्लास 15 मिनट में हो रही हो, 20 मिनट में हो रही हो, 45 मिनट में हो रही हो, टाइम यहाँ पर नहीं देखा जाता। ओके, तो उस बच्चों की टेंशन आप, वो बच्चों टेंशन लेना आप मत छोड़ दो कि सर टाइम थोड़ा बढ़ा दो। दिया एक बार में एक ही टॉपिक क्लियर करेंगे और अच्छे से करेंगे। ओके, समझ में आना चाहिए, बर्डन किसी चीज का हमें नहीं लेना, टाइम हमारे पास बहुत है इस चीज के लिए। ओके, चलिए पहला टॉपिक यानी कि पहला जो है अपना श्रवण क्षमता को बढ़ाने के लिए कक्षा शिक्षण। अब इसमें ये 4 इंपॉर्टेंट बिंदु आते हैं। कौन कौन सा? तो पहला बिंदु आता है शिक्षक द्वारा आदेश या निर्देश। अब यहाँ पर शिक्षक द्वारा आदेश और निर्देश कहने का मतलब ये नहीं है कि बच्चों को किसी भी प्रकार का आदेश दे दो जो कि उसके लिए श्रवण क्षमता का विकास करने के लिए जरूरी है या नहीं है, तब भी आप बेखामती की आदेश निर्देश दे रहे हो। बच्चे को आदेश निर्देश देने का मतलब यहाँ पर यह है कि उन चीजों का आदेश निर्देश देना जिससे बच्चे की श्रवण शक्ति का क्या हो, विकास हो। फॉर एग्जाम्पल आप किशन क्लास में बोल सकते हो कि बच्चों आज मैं ये चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ और बीच बीच में से मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा कि इसके अंदर से क्या क्या मैंने आपको पढ़ाया है। तो बच्चे क्या करेंगे, अपने आप को वहाँ पर अलर्ट रखेंगे। जो आप समझाओगे, जो बच्चे आप बोलोगे, वो बच्चे आराम से और सही तरीके से सुनेंगे, क्योंकि बच्चे को भय बना रहेगा कि सर कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, तो शिक्षक द्वारा आदेश निर्देश द्वारा आप बच्चों क्या कर सकते हो, श्रवण क्षमता को बढ़ा सकते हो। दूसरा है बाल गीत या फिर काव्य पंक्ति पढ़ाना या पढ़ना, आप खुद पढ़कर बच्चों को सुनाना। ओके, इससे क्या होगा, क्योंकि बाल गीत और काव्य पंक्तियां जो होती है आप शुरू में पढ़ रहे हो, उसको बच्चों को आप क्या कर रहे हो, पढ़कर सुना रहे हो। उसमें क्या होगा, आप जो भी बच्चों को पढ़कर सुना रहे हो, बच्चे क्या कर रहे हो वहां पर, वो सुन रहे हैं। तो मेन प्रवृत्ति यहाँ पर क्या है, बच्चों के सुनने की। तो आप उसमें उचित लय के साथ पढ़ोगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि कोई शब्द ऐसे होते हैं जिस पर हमें हाईलाइट करके जोर देना होता है, और कोई शब्द ऐसे होते हैं जिसको आप जोर दो ना दो कोई मतलब नहीं है। ओके, तो उसी अनुसार हमें पढ़ना चाहिए और बच्चे को उसी प्रकार से, ऐसा क्या होगा, बच्चे उसको ध्यान से सुनेंगे और उनकी श्रवण शक्ति जो होगी वो विकसित होगी। और उसके साथ ही साथ में आप कहानी जो सुनाना होता है वो भी आप इसी तरीके से होता है। जो बाल गीत काव्य पंक्तियां आप पढ़वा रहे थे या पढ़ाकर बच्चों को सुना रहे थे, उसी प्रकार से जो कहानी है उसमें भी आप बच्चों को सुना सकते हो। और कहानी में आपका ये भी फायदा होता है कि बीच बीच में आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो बच्चों से कि हाँ ये क्वेश्चन आए और किस प्रकार की आपकी पूरी की पूरी कहानी है। तो बच्चा वहां पर अलर्ट होके सुनता है। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात का। और साथ ही साथ में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है आपका प्रशंसा अभिव्यक्ति। अब ये प्रशंसा अभिव्यक्ति क्या है, तो ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जांपल कोई बच्चे होंगे आपकी क्लास में जो पिछड़े होंगे, जो सही तरीके से बातों को समझ या सुन नहीं थे। ओके, तो आप उन बच्चों को, उनके प्रति उनका जो है रवैया है उसके प्रति आप उनकी प्रशंसा कर सकते हो कि बेटा नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इस चीज को कर सकते हो, थोड़ी कोशिश करो, आपने ये अच्छा करा था पिछली बार। तो इस प्रकार से आप बच्चों की प्रशंसा कर सकते हो। और जो उसका लो सुनने का आप जो आप प्रवृत्ति उसमें पिछड़ जाता है, उस चीज को आप बढ़ा सकते हो उसकी प्रशंसा कर कर। ओके, तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप कक्षा शिक्षण के अंदर जब आप क्लासरूम में पढ़ा रहे होते हो तब बच्चे का आप श्रवण शक्ति में क्या कर सकते हो, वृद्धि कर सकते हो, उसकी क्षमता बढ़ा सकते हो। ओके, चलिए सेकंड था आपका पाठ्य सहगामी क्रियाएं एवं गतिविधियां। आप ये सहगामी क्रियाएं क्या होती हैं वो मैंने आपको पेडागोजी जब सीडी पे पढ़ाऊंगा वहां पर अच्छे से बताऊंगा आपको। ओके, यहाँ पर जितनी जरूरी है उतनी चीज आपको मैं बता देता हूँ कि कक्षा में या फिर आपके पाठशाला के मंच पर कविता वाचन प्रतियोगिता, आशु भाषण यानी कि जो छोटे लघु भाषण होते हैं वो, वाद विवाद, समाचार वाचन के द्वारा श्रवण कौशल में सुधार लाया जा सकता है। मतलब सहगामी क्रिया यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी क्लास में आप क्रियाएं कर रहे थे पढ़ने लिखने की, जो कि आपकी किसके अंदर आती है, वो आपके पाठ्य सहगामी क्रियाएं के अंदर आती है। ओके, यानी कि जो आपका बोल सकते हो उस चीज को, आप क्लास के अंदर जो चीज कर रहे हो ना, जैसे आके आपको मैंने बताया था शिक्षण और सह शिक्षण, तो वो शिक्षण के अंदर आती है आपकी किताब, सिलेबस के अंतर्गत जितना भी होता है वो शिक्षण के अंदर आती है। और सह शिक्षण के अंदर क्या आता है, किताबों को छोड़कर, आपकी सिलेबस को छोड़कर बाकी जो क्रियाएं भी हों, जैसे कि आप सुबह अनुभाषण यानी कि अशुभाषण करवा रहे हैं, एक छोटा भाषण बच्चों से दिलवा रहे हैं या फिर बच्चों को दे रहे हैं ताकि बच्चे अच्छी तरीके से सुन सकें, या वाद विवाद करके बच्चों को उसके अंदर लाना, या समाचार सुबह सुबह आप पढ़वा कर बच्चों के श्रवण कौशल में सुधार ला सकते हो। मतलब वो सारी क्रियाएं करवाई जा रही हैं जो कि हमारे करिकुलम से अलग होती हैं। वही उसी चीज को क्या कहा जाता है, सहगामी क्रियाएं कहा जाता है। उसी चीज को आप सुबह सुबह करवा सकते हो जबकि बच्चे क्या करें, उस चीज को सुने और समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या हो सकता है। ओके,
नेक्स्ट है अपना कक्षातर गतिविधियां। अब ये कक्षातर गतिविधियां क्या होती है, तो बोल रखा है कि कक्षा से अलग होने वाला कार्यक्रम में भाग लेकर बच्चा सहज और सचेत रहता है। इन गतिविधियों द्वारा मन एवं मस्तिष्क क्रियाशील हो जाते हैं और श्रवण शक्ति में भी सुधार होता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपकी जो गतिविधियां हो रही थी क्लास के अंदर पढ़ने के लिए, उसके विपरीत अलग चीजें, फॉर एग्जाम्पल कि आपके यहाँ पर कोई नाटक वाटक करवाया गया, क्या हो गया नाटक करने में, कि नाटक करने में बच्चा खुद उस चीज को क्रिया भी कर रहा है, सामने जो वाला बोल रहा है उसको सुनकर वापस उसका रिप्लाई भी कर रहा है, तो उससे क्या होगा, आपका मस्तिष्क भी क्रियाशील होगा। तो आप जो आपकी क्लास में आप जो पढ़ाते हो उस चीज को छोड़कर कोई अन्य गतिविधि भी करवा सकते हो जिसमें बच्चा सहज और सचेत भी बनता है और जो उसका मस्तिष्क है वो क्रियाशील भी होता है। ओके, जिससे क्या हो सकता है, तो श्रवण शक्ति का सुधार होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिससे बच्चे की श्रवण शक्ति यानी कि सुनने की शक्ति का हम क्या कर सकते हैं, उसको अच्छा कर सकते हैं, उसको बेहतर कर सकते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है हर चीज का जो प्लस पॉइंट होता है तो उसका माइनस पॉइंट भी होता है। तो श्रवण कौशल के कुछ दोष भी है, मतलब जब आप सुन नहीं पाते सही तरीके से या ध्यान नहीं दे पाते तो वहां पर क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, किस कारण ये होता है, तो उसके दोष क्या क्या है उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो पहला आपका वांछुगत के कारण हो सकता है, मतलब आपके घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर ये जो है हर किसी के अंदर है, जो बच्चे जो होते हैं वो अटेंशन ध्यान नहीं दे पाते एक चीज के ऊपर, वो अपने आप ही मन में लगे रहते हैं जिसके कारण वो बाहरी आवाज को सुनते नहीं है। तो वो क्या हो सकता है, आपके हेरिडिटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको क्या कर सकते हैं, जिसको आप बोल सकते हो परीक्षण के द्वारा, मतलब ट्रेनिंग के द्वारा सुधार सकते हो। ओके, नेक्स्ट है आपका पारिवारिक अशांति भी श्रवण कौशल या श्रवण दोषण में पैदा करती है। अब ये श्रवण दोष कहने का मतलब यहाँ पर ये है पारिवारिक अशांति, कि आपकी घर के अंदर हमेशा किसी न किसी चीज को लेकर लड़ाई होना, चिल्ला या चीख मचना या किसी चीज के प्रति नकारात्मक व्यवहार होना, उस चीज को लेकर आपके परिवार में अशांति है। उसी कारण बच्चा जो होता है हमेशा उसी चीजों को अपने मन में सोचता रहता है और बाहरी आवाज को सुनता नहीं है, तो उसके कारण भी आपकी श्रवण दोष देखने को मिलता है। या फिर आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ में कभी भी जब आप गर्भ में हो, बाहर हो या किसी भी प्रकार का हो, जब आपको चोट लग जाती है या फिर किसी दुर्घटना के आदि आपके कारण जो आपकी श्रवण इंद्रियां हैं उस पर असर पड़ता है, तो इस कारण भी आपका क्या हो सकता है, सुनने का जो आपका दोष होता है वो सामने देखने को मिलता है। ओके, और साथ ही साथ में संतुलित भोजन या आहार जो होता है वो ना मिलना भी इसी का कारण है, क्योंकि संतुलित आहार से ही हमारी सारी चीजें क्रियाशील होती है, चाहे वो देखना हो, सुनना हो, समझना हो या अपने शरीर को सही रूप से कार्य करवाना हो। ओके, नेक्स्ट है आपका अंतर्मुखी होना। अब ये अंतर्मुखी और बाह्यमुखी दो प्रकार की चीजें होती हैं। यहाँ पर अंतर्मुखी कहने का मतलब है इंट्रोवर्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अपने अपने में रहना, बाहरी किसी से मतलब आपने देखा होगा कई व्यक्ति ऐसे होते हैं किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, किसी से कुछ नहीं होते, वो अपने आप में ही रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, किसी से मिलनसार नहीं होते, वो अपने आप में ही रहते हैं हमेशा। तो उस प्रकार के जो व्यक्ति होता है वो दूसरों से ना मिलने के कारण ना ही वो किसी ज्यादा चीज बोल पाता और ना ही किसी चीज की सुन पाता, जिसके कारण श्रवण दोष देखने को मिलता है। जो मिलनसार होते हैं बच्चे एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे तभी तो वो सुनेंगे, बोलेंगे, तभी तो उनमें क्या होगा, श्रवण अच्छा होगा। तो यहाँ पर बच्चा अंतर्मुखी वाला क्या होता है, वो अपने आप में रहता है, किसी से मिलता विलता नहीं है, इस कारण उसके अंदर श्रवण दोष देखने को मिलता है। या फिर अत्यधिक मानसिक अंतद्वंदता के चलते बच्चा बाहरी आवाज को नहीं सुनता है, सुनता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे कि परिवार में अशांति हो जाता है या फिर आपके हेरिडिटी को लेकर प्रॉब्लम हो जाता है कि बच्चा जो होता है वो अपने आप में ही मगन रहता है, अंतर्द्वंद रहता है। जैसे कि अंतर्मुखी वाला व्यक्ति होता है, बच्चा होता है, वो अपने आप में ही मस्त रहता है, बाहर से उसका कोई मतलब नहीं है, वो पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है, अपने ही सारी चीजें दिमाग में घुमाता रहता है, जिसके कारण आप मन में आपने देखा होगा कई बार आप ख्यालों में खो जाते हो और बाहर कोई आपको आवाज लगाता रहता है तो आप सुनते नहीं हो। तो आपका जो अंतर्द्वंद वाला बच्चा होता है ना, वो उसी प्रकार का होता है, वो बाहरी आवाज को सुनता ही नहीं है, बस अपने में मगन रहता है। तो ये कुछ कारण होते हैं श्रवण दोष के। ओके, चलिए श्रवण यानी कि सुनने की बात तो कर ली, उसके बाद आ जाता है आपका बोलना। ओके, मौखिक कौशल। अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को ही पता है पहले आपका सुनना आता है और फिर बोलना आता है। सुनोगे सही तरीके से तो बोलो भी सही तरीके से ही होगे। ओके, जिसमें आपके पढ़ने लिखने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सभी को पता है कि हम किसी भी चीज के लिए क्रियाशील होते हैं, किसी भी चीज को पूछने या किसी भी चीज को बताने के लिए सबसे ज्यादा मौखिक रूप का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई चीज बतानी हो, हमें किसी को लिख कर बता
बताते हैं, बहुत कम बताते हैं, अधिकतर जो होता है वो बोलकर ही बताते हैं। सबसे ज़्यादा हम इस चीज़ का उपयोग करते हैं। ओके, चलिए एक एक करके पॉइंट वाइज बात करने लग जाते हैं। पहला पॉइंट कि सुनने के बाद बोलने की कुशलता आती है। सुनना और बोलना घर परिवार से सीखे कौशल माने जाते हैं, जिन्हें श्रेष्ठ बनाती है पाठशाला। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी आप सुनते हो, जो भी आप बोलते हो, वो अपने आप परिवार से सीखते हो, क्योंकि हमारी पहला क्रियाशील किससे होती है? अपने परिवार के सदस्य से होती है। लेकिन उसको और अच्छा और उत्तम कौन बनाता है? तो आपकी पाठशाला बनाती है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। और जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया कि भाषा के जो रूप होते हैं वो कितने होते हैं? 2 रूप होते हैं। एक होता है आपका मौखिक और एक होता है आपका लिखित। और आप सभी को पता है हम ज़्यादातर किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? हर चीज़ का वार्तालाप करने के लिए, किसी को बताने के लिए, किसी को पूछने के लिए हम मौखिक रूप का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसलिए कहा जाता है कि मौखिक व्यवहार में वक्ता के साथ साथ श्रोता होना भी आवश्यक है, क्योंकि आप बोलोगे, सामने वाला कुछ बोलेगा तो उस चीज को आप सुनकर तभी तो आप रिप्लाई कर पाओगे। इसलिए कहा जाता है अच्छा वक्ता ही अच्छा श्रोता होता है, या अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, अगर मौखिक कौशल की बात करी जाए तो इसमें कुछ निम्नलिखित तत्व आपके जो होते हैं वो प्रभावी बनाते हैं आपके मौखिक लक्षण को या मौखिक क्षमता को। यहाँ पर आप कहने का मतलब ये है कि अगर इन चीज़ों का आप अच्छे से इस्तेमाल करते हो तो आपका मौखिक क्षमता क्या होती है? बेहतर होती है। फॉर एग्जाम्पल, पहला, शुद्ध उच्चारण। तो आप किसी भी बात को कितना अच्छी तरीके से, जितने अच्छे तरीके से शुद्ध उसका उच्चारण करोगे, सामने वाला उतनी आसानी से उस चीज़ को समझ पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो रुक रुक के बोलता हो या हकला के बोलता हो, तो उसके बोलने में क्या हो? उच्चारण या तो थोड़ी लेट बोलेगा या हकला के बोलने के कारण उसकी बात हम समझ नहीं पाते। जैसे कि मैं हूं, आपको मैं ही अगर आपको थोड़ा धीरे धीरे बोलने लग जाऊं या दब दब के बोलने लग जाऊं या फिर बीच बीच में हकलाने लग जाऊं, तो आपको जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझा नहीं पाऊंगा। इसलिए जो मौखिक कौशल होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है आपका शुद्ध उच्चारण। जितना मेरी स्पष्ट बोली होगी उतना ही आप उतनी उस चीज़ को आसानी से समझ पाओगे। जो कि कई बच्चे बोलते भी है कि सर आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। क्यों है मेरा समझाने का अच्छा तरीका? एक तो मुझे पूरी चीज़ की नॉलेज है, और दूसरा आपको सारी चीज़ें मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, एकदम रियल लाइफ के उदाहरण के साथ, शुद्ध उच्चारण के साथ। ओके, तो जब भी आप मौखिक कौशल को अच्छा करना चाहते हो तो सबसे बेटर काम है अपने उच्चारण के ऊपर कार्य करना। जितना आप शुद्ध बोलेंगे उतना ही आपको दूसरों को समझने में या दूसरे को आपको रिप्लाई करने में आसानी होगी। ओके, और दूसरा आ जाता है आपका विचारों में क्रमबद्धता। शुद्ध उच्चारण के साथ साथ विचारों में क्रमबद्धता होती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बोलना चाहूँ कि मेरा नाम दीपक है, तो वहाँ पर आपका क्या हो गया? बिल्कुल क्रम एकदम, कि मेरा नाम दीपक है। इसी को मैं बोल दूँ कि है दीपक तेरा नाम, तो ये आप समझने में कंफ्यूज हो जाओगे, यार ये उल्टा सीधा क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। सही से बोलना, तो आप विचार जो होगा, जो आपकी बोली होगी, जो आप बताना चाहते हो, उसकी जो क्रम है ना, वो बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से होना चाहिए। ओके, जिस चीज को हम समझाने में, समझने में हमारी वो बहुत मदद करता है। और तीसरा आपका उचित अनुपात एवं बलाघात और गति के साथ बोलना। देखा होगा आपने कि आपने एक मूवी देखी होगी पीके मूवी में वो कितनी अच्छी तरीके से समझाता है अच्छा को। देखा होगा, अच्छा अच्छा, तो वही वाली बात हो जाती है कि आप जो होगा, फॉर एग्जांपल, जब हम छोटे बच्चे का, जैसे हम अभी क्लास की तैयारी कर रहे हैं प्राइमरी लेवल और आपकी जूनियर लेवल की, तो वहाँ पर आप बच्चों को पढ़ाओगे तो वहाँ पर काफ़ी सारी कविताएं आती हैं, और कविताओं को हमें किसी प्रकार से पढ़ाना चाहिए? गाकर पढ़ाना चाहिए। तो गाते समय हमें कोई चीज़ ऐसी होती है जिस चीज़ के हमें उच्च बलाघात के साथ पढ़ाना होता है और किसी को निम्न बलाघात के साथ पढ़ाना होता है। ओके, तो ये उच्च अनुपात जो होता है उसके ऊपर हमें ज्यादा काम करना होता है, सही तरीके से हमें इस्तेमाल करना होता है। फॉर एग्जांपल, आप सभी को पता था अलग अलग रानी लक्ष्मीबाई की अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग कविताएं हैं, तो उस चीज को हमें देखकर सही प्रकार से सही अनुपात और बलाघात के साथ पढ़ाना चाहिए या बोलना चाहिए। उससे क्या होगा? सीखने सिखाने की प्रक्रिया में ये सामने वाला समझने में सही तरीके से सीखता है। ओके, तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मौखिक कौशल के तत्व को प्रभावी बनाते हैं। अब यहाँ पर कई बच्चे कहेंगे कि सर प्रभावी तो बनाने वाले हो गए, लेकिन दोष का क्या मतलब? तो जो भी मैंने आपको श्रवण कौशल में बताए थे उसी का आप यहाँ पर लाकर कह सकते हो कि वही इसके दोष है। तो वहाँ पर भी आपके वंशगत यानी कि हेरिडिटी से होता है, यहाँ पर भी आपके हेरिडिटी से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका हकलाना या बीच बीच में रुक रुक के बोलना।
जिसको कैसे ठीक कर सकते हैं, वो परीक्षण के द्वारा ठीक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे रियल लाइफ में एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, आजकल के दुनिया में हमारे रैप जो सॉन्ग होते हैं वो रैप बहुत मशहूर हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हनी सिंह हो गया, बादशाह वगैरह हो गए, तो ये रैप बहुत करते हैं। तो वैसे एक रैपर है बहुत मशहूर है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, कल नाम अजीब सा नाम है, थोड़ा ध्यान नहीं रहता उनका नाम। ओके, तो वो जो है वो नॉर्मल बात करते हैं तो वो हकलाते हैं, लेकिन जो अब रैप करते हैं मतलब गाना गाते हैं तो वो बिल्कुल कहीं पर भी हकलाते नहीं हैं। तो उन दोनों चीज़ में यही फैक्ट है कि वो उन्होंने इतना उस चीज़ की प्रैक्टिस करी है कि गाते समय वो बिल्कुल नहीं हकलाते, लेकिन नॉर्मल बात करते समय वो हकलाने लग जाते हैं। तो उसीलिए मैंने आपको कहा था कि उसको ट्रेनिंग के द्वारा दूर किया जा सकता है। ओके, तो जो श्रवण में थे वो यहीं पर भी इनके दोष है, दोनों में आप ये नहीं बोल सकते कि अलग अलग है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर दोष नहीं पढ़ाया। ओके, तो ये था आज का अपना थर्ड चैप्टर का सेकंड पार्ट, या फिर आप फोर्थ पार्ट बोल सकते हो, यानी कि फोर्थ चैप्टर इसको बोल सकते हो। ओके, तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। अब यही वीडियो अब कितने मिनट में आपकी खत्म हो जाती है, कितने मिनट में खत्म नहीं हो जाती, वो मुझ पर थोड़ी पता होता है। जब तक हो जाए टॉपिक हमें एक कंप्लीट करना होता है बस। ओके, तो आप सिलेबस की टेंशन मत लो, अच्छे से कराऊंगा, बेटर ढंग से कराऊंगा, बिल्कुल ऐसे कराऊंगा जो भी पेड कोर्सेज में कराते हैं या कहीं इंस्टीट्यूट में कराते हैं, फीस के साथ मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कराऊंगा, अच्छे तरीके से वो। ओके, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। काफ़ी बच्चे परेशान हैं मैथ के लिए, एसएसटी के लिए, तो डियर काम चल रहा है उनकी स्लाइड्स पर, जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगी। जो आप देखते हो ना ये इमेज के ऊपर, इनके ऊपर काम चल रहा है, तो आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। ओके, तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आज की वीडियो में जो मैंने आपको ये करवाया है, कई बच्चे कहते हैं कि सर इस वीडियो का जब आप लाइव आते हो तो नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो उसके लिए डियर मैंने आपको बोला है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जो कि लिंक मैंने दे रखा है, लेकिन वो लिंक काम नहीं करता। इससे अच्छा आप जाकर प्ले स्टोर में टेलीग्राम ग्रुप यानी कि जो टेलीग्राम ऐप है उसको डाउनलोड करो, सर्च के ऑप्शन में जाकर DK गुप्ता सर्च मारो, पहले ही चैनल का अपना लोगो मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब भी मैं यूट्यूब पे लाइव आता हूँ वहाँ पर नोटिफिकेशन दे देता हूँ, वहाँ जाकर आप देख सकते हो अपनी क्लास को लाइव। ओके, तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो में, और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, इसी से हमारा क्या होता है, मोटिवेशन बढ़ता है। ओके, और साथ ही साथ में अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।